हेलो बच्चों, आज का आपका जो अभी जो डिस्कशन है वो कल के पेपर का है। कल जो आपने 24 फरवरी को जो पेपर्स अटेम्प्ट करे हुए हैं जेई मेंस के, तो उसका स्लॉट 1 में अभी मेरे हाथ में पेपर है। और इसमें से कुछ चीज़ें फर्स्ट पार्ट में डिस्कस मैं कर चुका हूँ, 11th वाला पार्ट, और 12th वाले जो पार्ट है वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप जरा समझ लो एक बार। इसमें जो 24 को जो पेपर हुआ है बेटा जेई मेंस का, उसका ये स्लॉट 1 है। क्या है ये है स्लॉट 1। और स्लॉट 1 में क्या है? स्लॉट 1 में ये 12th वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा हमने इसमें होमवर्क किया है, पेपर में सेग्रीगेशन की है कि भाई 11वीं वाले पार्ट से कितने सवाल आए हैं और 12वीं वाले पार्ट से कितने सवाल आए हैं। तो इसमें पेपर जो मेरे हाथ में है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी 12th पार्ट से है। हाउएवर दिस मे नॉट बी क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड, बिकॉज ये तो बस रैंडम सिलेक्शन है। बस ये है कि हाँ क्वेश्चन जरूर आप उसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ भाई ये सवाल आपके पास था। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो एनिलीन, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें ये रिएक्शन दी हुई है और उसी पर ये क्वेश्चन है। तो मैं कहूँगा कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से है ये। और इसमें क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में जब हम एनिलीन को ले आते हैं तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरे पेपर में? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, राइट। और ये कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब कहने का क्या है कि जब भी सिचुएशन ऐसी होगी, ये एनिलीन के साथ जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को लाते हैं तो H प्लस मिल गया एसिडिक मीडियम की वजह से, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लेविस बेसिक सेंटर ये है, तो यहाँ से बहुत आसानी से ये इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। और ऐसा होने से अभी ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा एनीलीनियम आयन। क्या बन गया ये बन गया NH3 plus, that we call the एनीलीनियम आयन। ठीक है, तो ये एनीलीनियम आयन बन गया। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इफेक्ट है प्लस आर का जो था वो खत्म हो गया। नाउ इन द एनीलीनियम आयन देयर इज नो प्लस आर। In the anilinium ion there is no plus R, only minus I is there, and that is why it becomes meta directing in nature. ठीक है, तो इसलिए मेटा प्रोडक्ट सब्सटेंशियल अमाउंट में बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी 12th क्लास से है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये थोड़ा सा एक मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसमें फिनोल्फथलीन बन जाता है, इंडिकेटर बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर आप उसका ऑप्शन को समझ पाएंगे कि फिनोल्फथलीन बनने का जो सिस्टम है वो क्या है। तो ये आपका कुछ इस तरह से इसके साथ जब हम ये रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की, या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल यहाँ पर है ऑप्शंस में, तो देखो ये क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा मैं से बता रहा हूँ। ये OH और इसके ऑर्थो पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है।
this is OH, or here it is ethyl group. Then one more this like this, and here it is like this. और अब इसमें क्या होता है कि ये वाटर बन के निकल जाता है, ये यहाँ से तो ये पैरा पोजीशन से रिएक्शन होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन कहाँ से होती है बेटा, OH के पैरा पोजीशन से रिएक्शन होती है। OH के पैरा पोजीशन से रिएक्शन हुई और एज ए रिजल्ट, एज ए फाइनल रिजल्ट इसमें क्या हुआ कि ये जो बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ में ये ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे हो गया। नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। This is something like this. So ये आपका सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्फथालीन बन गया। क्या बन गया, मैं इसको कह रहा हूं सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्फथालीन, ये बन गया। तो ये पैरा पोजीशन से रिएक्शन होती है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि सेकंड में तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। थर्ड हो नहीं सकता, फोर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि वो डाइऑल्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका हो गए, दो सवाल आपके डिस्कस हो गए। और इस तरफ ये जो आपका 12th का ये वाला पार्ट है, which force is responsible for the stacking of alpha helical structure of protein। तो ये जो आपका एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना, नहीं पढ़ते हो ना, हाँ वहीं से सवाल आया हुआ है, पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इसमें H बॉन्डिंग इसका आंसर है। अल्फा हेलिक्स बनती है ऐसे ऐसे, और जो एडजेसेंट हेलिक्स होती हैं उनके पास जो OH ग्रुप होते हैं, जो NH2 ग्रुप्स होते हैं इसके एमिनो एसिड्स के, उनके बीच में H बॉन्डिंग बनते रहते हैं, उसी से वो हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। तो इसका आंसर H बॉन्ड है। मेमोरी वाला क्वेश्चन है ये। और फिर से एक मेमोरी वाला क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है, जो जिसमें पोल्यूशन वगैरह का बारे में सब बताया गया है। तो ये गैस इवॉल्व ड्यू टू एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन कॉजेज, तो इसमें है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एनारोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो गैसेस इवॉल्व होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती है। तो यही इसमें पूछा गया था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और फिर इसके बाद ये एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास ये। तो इसमें the gas CH4 evolved due to anaerobic degradation of match the column। तो कैप्रोलैक्टम दिया हुआ है नंबर 1 पे। तो कैप्रोलैक्टम पूरी केमिस्ट्री में एक ही जगह यूज होता है, एंड दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6। तो अब आप ये देखिए कि कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 में किस में जा रहा है। तो 1 का जाना चाहिए C में, तो 1 का C में जा रहा है 3 में और 4 में। चलो तो आगे चेक करो, आगे आपका जो है एक्राइलोनाइट्राइल है। एक्राइलोनाइट्राइल होता है ब्यूना N में, तो सेकंड होना चाहिए B में, तो सेकंड B में है, थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सेव योर टाइम, because there is no such option having this kind of combination, so the third option is correct here, right। इसके बाद फिर से ये ऑर्गेनिक का सवाल है, और 12th क्लास से ही हम कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो
अल्कोहल का रिएक्शन है HX के साथ, तो अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, है ना, वही है ये। तो इसमें एक तो थर्ड ऑप्शन में फाइट है और क्वेश्चन, और एक फर्स्ट ऑप्शन में फाइट है। तो इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा फिर रीअरेंज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बताने वाला है। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और वैसे तो बस आप केवल अपना याद करो कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। एंड विद अस इट इज क्वेश्चन नंबर 6 राइट नाउ हियर। तो इसमें आपका ये है, आप देख लो, ये नहीं, ये नहीं, ये आपका इसमें OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, और इसमें आप HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको HCl एक्वस ले लिया है बाय डिफॉल्ट। हाउएवर इट इज नॉट गिवन हियर, बट बाय डिफॉल्ट हम जो भी एसिड लिखे होते हैं उनको एक्वस मीडियम में ही लेते हैं। HCl दो तरह से वैसे यूज, फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, HCl का यूज दो तरह से होता है। एक HCl होता है प्योर, मतलब HCl गैस, बिकॉज प्योर HCl इज द गैसियस HCl। जो आप लैब में HCl देखते हैं वो एक्वस HCl होता है, और बाय डिफॉल्ट जहां पर HCl लिखा है तो उसको हम एक्वस फॉर्म में मान के चलते हैं। क्योंकि अगर ये ड्राई HCl होता तो फिर इसमें जो प्रोडक्ट है वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनता, मतलब एल्कीन बनता है, आप ध्यान रखिए। तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट क्योंकि एक्वस लेते हैं, इस वजह से एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अब यहां से ये H+, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने H+ को लिया और वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो ये कार्बोकेटायन आ गया, और ये कार्बोकेटायन आप देखेंगे कि 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। तो अगर इसमें ये शिफ्टिंग होएगी तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और ऐसी सिचुएशन में रीअरेंज इज बाउंड टू हैपन, राइट। तो रीअरेंज कब होता है, रीअरेंज होने के जो कंडीशन है वो क्या होती है, वो आपको याद रखनी चाहिए, हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कॉन्सेप्ट उसका। रीअरेंजमेंट तभी होता है जब किसी कार्बोकेटायन में और ज्यादा स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। When the present carbocation has the chances to get even more stability, then rearrangement happens, right? तो rearrangement आप कैसे यहाँ पर कराएंगे, कौन सी वाली शिफ्टिंग होएगी, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पे इसने ज्वाइन किया, और इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और इसको ऐसे करके लिखा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब हो गई तो ये आपका जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन ऐसा करके ऐसा बन गया, जो कि अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। एंड नाउ द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, द Cl- attaches itself to this. So Cl- now attaches here, and therefore you get the final product like this. Now you get the final product like this. यहाँ पे ये Cl आ गया, ऐसे करके ये Cl आ गया, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आपने निकाल लिया। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है मेरे पेपर के हिसाब से, हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। देन ये एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 12 से ही हम कहेंगे कि रिलेटेड है। हाउएवर दिस स्टार्ट फ्रॉम द एल्कीन, बट एल्कीन को जो ऑक्सीडाइज करने के बाद का जो रिएक्शन है वो 12th के पार्ट से, इसलिए मैंने 12th को इसको माना है कि 12th से है। बाकी ऑर्गेनिक में कोई बहुत श्योर एंड सर्टेन, कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री लाइन आप डाल नहीं सकते, बट वो उसी तरह से देखना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेन है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो 12th के पार्ट से है, इसलिए मैंने इसको 12th में लिया है। तो KMnO4 से जब आप डाइल्यूट KMnO4 करोगे 273 के का, तो ये क्या हुआ है, बेयर्स रिएजेंट हो गया। तो इन्होंने बेयर्स रिएजेंट नाम लिखा नहीं है, टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। 273 के मतलब कोल्ड हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो कोल्ड अल्कलाइन जो होता है KMnO4, वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो वीक ऑक्सीडाइजर जब होगा
तो वो एज बेयर्स रिएजेंट काम करेगा और हाइड्रोक्सिलेशन करा देगा। तो हाइड्रोक्सिलेशन कराया सिन फॉर्म में, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाली सिचुएशन ऑप्शन नंबर 1 में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवन विद द हेल्प ऑफ योर 11th क्लास नॉलेज ओनली यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। So at that moment I haven't seen that to solve the question which kind of knowledge is needed. That is why I here taken as the question of 12th. But yes, this question at least the answer can be achieved just on the basis of the knowledge of 11th class. However, I would like to discuss the second part also, जिससे कि आप समझ सकें, ठीक है आंसर तो निकल आया लेकिन हम समझ भी सकें कि आगे का जो सेकंड पार्ट है वो है क्या। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराने के बाद फिर आपने CrO3 लिया है। तो CrO3 की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ज़्यादा अप्रोप्रिएटली रादर देन द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होती है वो 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज़्यादा है, तो CrO3 उसको कर देता है। 2 डिग्री है रिलेटिवली उसको कर देता है, 3 डिग्री को बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ए बना है, ए के बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए तो आपका बेयर्स रिएजेंट वाले स्टाइल से बन गया था, तो ये ए के बाद वाली जो स्टोरी है वो मैं आपको रिकलेक्ट करवा देता हूँ। सो दिस इज लाइक दिस इज OH1, this is OH another, and now we are taking here the CrO3, the chromic oxide, और इसकी जगह पे कभी कभी जो ना H2SO4 प्लस CrO3 भी लेते हैं, तो वो फिर H2CrO4 भी लेते हैं और उसको हम इसका एक नाम जो है जोन्स रिएजेंट के नाम से भी इसको हम करते हैं। तो इनकी सबकी बात ये है कि ये वाला जो ग्रुप है ये 2 डिग्री अल्कोहलिक है, ये 3 डिग्री अल्कोहलिक है। तो द बेटर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इज ऑफ द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज एट ऑल। देयरफॉर आपका जो प्रोडक्ट आया वो ये आ गया, आपका जो प्रोडक्ट आया वो ये आ गया बेटा। तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें यही थी बात जो 12th के पार्ट में आती है, बाकी तो सवाल आपका हो ही गया था। देन आपका बहुत आसान सी क्वेश्चन, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ, नहीं दिस इज डन, दिस इज डिस्कस्ड ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देन वी आर कमिंग हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। Sorry, this one question number 11 is there, aniline को आप NaNO2 HCl से आप करते हो तो ये डाइजेशन देता है, दिस यू नो वेल। देन KCN से आप करते हैं तो ये CN ग्रुप आ जाता है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं इतना। तो CN ग्रुप आ गया A में, फिर उसको SnCl2HCl से आपने किया, तो SnCl2HCl जो है CN ग्रुप पे जब आता है तो स्टीफेंस रिएजेंट है, ये स्टीफेंस रिएक्शन का ये एप्लीकेशन है और इसमें CHO ग्रुप में ये कन्वर्ट होगा। तो B में CHO किसमें दिया हुआ है, तो B में CHO दिया हुआ है सेकंड में और थर्ड में, इन्हीं में दोनों में फाइट है। तो A में CN है तो थर्ड आंसर करेक्ट हो गया, A में CN आएगा और बाद में स्टीफेंस रिएक्शन से CHO आएगा। So this is the solution, this is the discussion, the concept belonging to the question number 11 here from the 12th class. Then आपका ये एक और सवाल है ये, which of the following ores are concentrated by cyanide group first element? अच्छा ओके। देखिए ये स्फेलेराइट है, मेलेकाइट है, कैलामाइन है, तो ये आपको याद करने पड़ते हैं। ये स्फेलेराइट जो होता है ना ये ZnS है, इसी को बोलते हैं जिंक ब्लेंड। तो आप जानते हो कि इसमें फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम KCN यूज करते हैं या NaCN यूज करते हैं, तो वही है साइनाइड ऑफ ग्रुप 1, वही है, उसी पर बेस्ड है ये।
तो जो मेटलर्जी वाला जो पार्ट है, अच्छा ये तो ठीक है, ये एक तरह से 12th का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये मेटलर्जी का, उसको कहीं भी डाल सकते हो आप, 11वीं में चाहे 12वीं में। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट इज दिस इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द 12th पार्ट। ये सरफेस केमिस्ट्री का है, log x बाई m वर्सेस log p का जो ग्राफ दिया हुआ है, मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में आपकी इसकी बताकर आपको मैं समझा देता हूँ। You know that as per the this is the Freundlich isotherm। तो Freundlich isotherm में जो आपका मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, उसी पर बेस्ड है ये। log x बाई m, जहां पर x बाई m क्या है, ये डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, ठीक है। x जो है वो मास ऑफ द गैस है, m जो है वो मास ऑफ द एडजॉर्बेंट सरफेस है, जिस सरफेस पे वो गैस एडजॉर्ब हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू log k constant plus 1 upon n log p, the pressure applied. So when you compare this equation with the y is equal to mx plus c, the equation of straight line, then you will find that this will go on the y axis, right? And this is the constant, that is the c part, and this is the slope, that is m part, and this is x log p. So now you can connect this thing with the graph. So the slope is 1 upon n, right? And because this log x by m, the slope is 1 by n. This is 0 to 1. It is this in the bracket is given. So 0 to 1 means what? See one thing. Just try to understand. Here slope, that is m, that is tan theta, is equal to 1 upon n. So 1 upon n will lie from where to where? So when just imagine that the gas is there and it is adsorbing on the surface, तो जितना वो adsorb होता जाएगा तो log x by m की वैल्यू प्रेशर के साथ अगर बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, तो कैसा स्लोप आएगा, ठीक है। तो वो जो स्लोप है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहने वाला है। स्लोप 0 से लेकर 1 के बीच का सेंस क्या है? तो ये एक बार आपने किया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है, जो स्लोप है वो 0 डिग्री का स्लोप हो गया। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब थीटा भी 0 है। और एक बार अगर आपका tan थीटा 1 है, इसका मतलब कि जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री की है, क्योंकि tan 45 ही 1 होता है। तो ये जो स्लोप है ये बता रहा है कि हमेशा जो एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। मतलब कहने का 0 to 1 इसकी वैल्यू होगी। मतलब कहने का कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से कि इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। जैसे अब इसका इन्फिनिटी का जो सेंस होगा वो क्या होगा? अगर tan थीटा आप कहते हो इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? tan 90 हो गया। अब आप जरा सोचो कि tan 90 का ग्राफ कैसा होगा? वो तो y एक्सिस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आ सकती ना, क्योंकि आप प्रेशर जब बढ़ाते हैं तब एडजॉर्प्शन बढ़ता है, तब एडजॉर्प्शन बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेशर पे बहुत सारा एडजॉर्प्शन होता चला जाए और प्रेशर वहीं पर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये इन्हीं दो लिमिटेशंस के बीच में रहने वाला है। जो भी इसमें दिए हुए हैं जो वो इन्हीं लिमिटेशंस में रहेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 0 to 1 रहेगा इसका।
ट्वेल्थ का एक और है कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, याद करने वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कॉपर होता है, जिंक होता है, टिन होता है ना, ये तो कुछ भी डिस्कशन नहीं है इसमें। बाकी इसमें और ट्वेल्थ का एक सवाल, ये कैलकुलेट टाइम टेकन सेकंड्स फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और 40% इसको खत्म होने के लिए टाइम पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कैसे आपने करना है, जानते हो आप लोग वैसे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो द टाइम टेकन will be equal to 2.303 divided by k, तो k इसमें गिवन है, k इसमें गिवन है, और एक मिनट k इसमें गिवन है log A0 अपॉन 80, तो A0 मैंने कहा कि 100, अभी कह रहे हैं कि भाई 40% फिनिश हो गया, यही तो है, क्या है 40% कंप्लीट, तो इसका मतलब 60 रह गया होगा, इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ से k की वैल्यू आप डाल दो, k की वैल्यू हमें गिवन है तो t निकल आएगा, जो k की वैल्यू है वो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो इसको हमने लिखा 2.303 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये बेटा हो गया log 5/3, ये ऐसा हो गया, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, दिस विल गिव यू द आंसर फॉर द टाइम टेकन, राइट। नाउ अच्छा, एक और ये मिल गया मुझे ट्वेल्थ का, तीन मिल गए, तीन अभी सवाल और हैं, तो एक तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, आप याद करिए, एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, एक टॉपिक एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो रिवर्स होता है वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें निकालेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 मल्टीप्लाइड बाई k3 मल्टीप्लाइड बाई k4, ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका रिवर्स करेंगे, दैट विल गिव यू द डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। तो इसमें सारी वैल्यूज आपको गिवन है और कुछ इसमें खास नहीं करना है, पहले आप वो करिए, बिकॉज अच्छा रिवर्स क्यों करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर रिएक्शन को आप रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाता है, on reversal of a chemical change the equilibrium constant get reciprocate itself, so that is why जो dissociation constant होगा वो stability constant का reciprocal होगा, ये है बेटा। फिर एक आपका है कि 500 ml solution and depression freezing point of solution is this, find percentage of dissociation, ये आपका solution चैप्टर का है, तो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्रेशन आपको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे अपने आप से, तो इसमें जो है वो इस तरह से बनेगा, डेल्टा टी एफ है ना बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, तो आई इसमें कितना होगा, तो इसमें 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट मीन्स 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा आई हो गया, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज देयर, मल्टीप्लाइड बाय kf, तो kf की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.86, वाटर का यही होता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी 500 ml solution and find percentage CaCO2 is dissolved in 500 ml solution, depression freezing point of the solution is 0.5, तो
इसमें जो आपका dissolved in this, तो इसमें सम इंफॉर्मेशन एक मिसिंग है। अच्छा, बाद में इसको जो एसिड का जो मास है, सॉरी, एसिड का जो मास है वो मेरे पास क्वेश्चन के उसमें नहीं है। बस केवल ये दिया हुआ है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पर मैंने अभी एज ऑफ नाउ मैंने इसको कहा भाई चलो m ग्राम घुला हुआ है, तो m ग्राम घुला हुआ है, m डिवाइडेड बाई इसका जो मोलर मास CH2Cl COH का मोलर मास निकालिए। तो इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 35.5, दिस CH2Cl COH, CH2Cl COOH, तो 1 2 24, H कितना है 3, Cl कितना है 35.5 और O कितना है 32, 2 3 5 4 9, ठीक है। 0.5 2 5 7 3 10 4 14 की 4 हाथ से लगा 1 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 3 3 6 3 9 तो 11, 2 5 7 4 3 7 3 10 दोबारा 124.5। तो ये इसका जो मोलर मास है ये 124.5 है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो 500 ml, तो ये 500 ग्राम हो गया, मतलब 0.5 किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये 0.5 ऐसा करके दी हुई है हमें। तो अब इसमें थोड़ा सा वो, अब ये क्वेश्चन में डेटा उतना पूरा नहीं मिला हमें, तो जैसा क्वेश्चन मिल पाता है ना बेटा उसी तरह का डिस्कशन हो पाता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जिस बच्चे ने बताया है तो वो इसका मास जो है ना मिस कर गया बताने में, तो ऐसा करके मैंने वैसे कर लिया है। 35.5 और 32, तो 30 और 30 60 84, कैसे कुछ गड़बड़ हुई क्या? 2 5 7 7 3 10 10 4 14 और 4 3 7 7 2 9, ये 9 आएगा, ये 94.5 आएगा, ये 94.5 आएगा। दिस इज 94.5, दिस इज 94.5। मास जो है ना, मास केवल मिसिंग है, ये 94.5 आएगा, ठीक है, 94.5। चलिए, तो आप समझ गए। लेकिन फिर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर, तो बहुत ही बेसिक सवाल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में, क्योंकि बॉडी सेंटर पर जब पॉइंट है तो उसको जो टचिंग स्फीयर्स होंगे, जो उसके सराउंडिंग स्फीयर्स होंगे, वो सारे कॉर्नर्स के होंगे और कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, ठीक है बेटा। फिर आपका 12th का पार्ट इस क्वेश्चन पेपर में खत्म हो गया। These were all the questions that I discussed right now in the slot 1 from the JEE mains 24th Feb, right?
अब मैं 24 फेब का जो स्लॉट 2 के जो मेरे पास जितना डेटा हमें मिल पाया है इंस्टीट्यूट को, उसके हिसाब से इसका भी डिस्कशन आपको मैं कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तो रेडी हो जाइए, मैं इसको हटा देता हूँ और दूसरा डिस्कशन में कर देता हूँ। ये मैं हटा दे रहा हूँ। So this way the first slot is over. Now I am going to discuss with you the second slot of the 24th Feb. Okay. So just I am changing here that what I am going to discuss right now. So this is now the slot number 2. So this is now the slot number 2. That's it. Second slot is there of the 24th Feb. और 12th क्लास का डिस्कशन हम इसमें करने जा रहे हैं, है ना बेटा। 11th we have discussed already. So the question number 1 as of the paper I have in my hand. So you may not have that the question number 1 in your paper, but yes you can connect with the question itself. जैसे मैंने बार बार आपको बोला हुआ है, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें बहुत गारंटी नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा आपके पेपर में, कहीं भी हो सकता है, बट आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपके सामने था। सो हियर द क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, तो रिवर्स वाली कंडीशन इसमें आपने देखनी है। तो Cl तो सब में लगा हुआ है। अब NO2 ग्रुप कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितने ज्यादा NO2 आएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर इसका बनेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा बेंजीन रिंग से उतना ही उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मींस दिस विल बी अ बेटर साइट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड therefore your fourth molecule, the last one, will have maximum activity towards nucleophilic solution reactions, right? So I'm showing you this thing, what I told you. This thing is like that when in the question number 1, in the first question, what I told you, that electron withdrawing groups increase the reactivity towards aromatic nucleophilic substitution reactions. That in short we have written ARSN. So the fourth option is correct. Then another question from 12th class in this paper is that what is S in Buna S? You know well, then the polymers it is given Buna S. This is butadiene styrene rubber. So S stands for here the styrene. So the second option is correct. Then question number 3 here with us is again from the 12th part. Which of the following set of the reagent is used to convert nitrobenzene to 1,3-dibromobenzene? Okay, so let us do this thing. Let us see that what happens when you want this particular conversion. So this is with me, it is question number 3. Okay. So nitrobenzene is there, and we want the conversion of nitrobenzene into 1,3-dibromobenzene into
1,3-dibromobenzene. Okay. So other options are given, but I am giving you that how you can convert this. You can check your options yourself. तो हमने इसमें क्या किया, FeBr2 या FeBr3 plus Br2 as you want to write, आप लिख सकते हैं. तो इससे क्या हुआ, NO2 एक मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा डायरेक्टर होने की वजह से इसने एक Br+ को यहां पे भेज दिया, यहां पर ये लग गया. अब हम क्या करें इसमें, तो NO2 को अगर हम रिड्यूस कर लें, रिड्यूस कर लो, तो SnHCl से हमने इसको रिड्यूस किया. रिडक्शन हमने क्यों की है, जिससे कि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर बन सके या ऐसा कुछ. ओके फाइन, जस्ट सी इट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये आ गया. अब हमें एक्चुअल में ये हटाकर इसकी जगह Br लाना है, तो हम क्या करें, अब इसको हम डाई एजोटाइजेशन करा दें, तो N2 plus Cl नेगेटिव आ जाएगा. तो अब हमने इसको NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमने ट्रीट किया. तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट आ गया बेटा. ठीक है, ये आपका आ गया N2 plus Cl माइनस. डाइएजोनियम सॉल्ट आ गया. डाइएजोनियम सॉल्ट आने के बाद अब बिल्कुल आसान हो गया ये कि आप इसका रिएक्शन KBr से करा दें, NaBr से करा दें, किसी भी उससे करा दें, CuBr से करा दें. जैसे कि आपने देखा है ना, जो आपका एक रिएक्शन है दैट इज यू नो गैटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमैन रिएक्शन, तो उनमें से कुछ भी आप करा सकते हो और ये इस तरह से इसकी ये कन्वर्जन हो जाएगी. तो यहाँ पे लेट से हमने ले लिया Cu के साथ HBr या CuBr HBr, जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हैं. तो मैंने अभी Cu के साथ HBr ले लिया, तो ये हो गया गैटरमैन, ये हो गया गैटरमैन रिएक्शन, है ना. और इस तरह से आपने कन्वर्जन कर ली. तो ये राइट वे है. Then the reagent used to, next question, the reagent used to convert the following is. तो इसमें आपने डबल बॉन्डेड O हटाना है, मतलब रिडक्शन करनी है. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम यूज करते हैं उनमें से ये पहला ही करेक्ट है, दैट इज वुल्फ-किशनर रिएजेंट. वुल्फ-किशनर रिडक्शन है ये, जिसमें आप हाइड्रोजाइन लेते हैं और C2H5O- Na+, ये आपने सोडियम इथॉक्साइड लिया है. तो इस तरह से बेसिक मीडियम में NH2NH2 का रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये रिडक्शन हो जाती है. तो इसमें फर्स्ट पार्टी ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इज. केवल रिएजेंट पूछा गया है, तो रिएजेंट तो आपको याद ही करने पड़ते हैं रिएक्शंस के, तो इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है. और पर्टिकुलरली जो नेम रिएक्शंस होते हैं, जैसे ये वुल्फ-किशनर रिडक्शन है, तो वहां तो आपके पास कोई लिबर्टी है ही नहीं. ओनली यू हैव द लिबर्टी व्हेन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज देयर. इफ सम नेम रिएक्शन इज देयर, देयर इज नो लिबर्टी. तो जो जैसा रिएजेंट है वैसा ही आपने उसको याद करना है और उसको अप्लाई करना है जब जरूरत पड़े. देन दिस इज वन मैचिंग टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें वैलियम, मॉर्फिन और ये सब जो हैं बायोमोलिक्यूल्स में, जो बल्कि बायोमोलिक्यूल नहीं कहना चाहिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो ट्रैंक्विलाइजर्स डिस्कस्ड हैं, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स डिस्कस्ड हैं, जो स्वीटनर्स डिस्कस्ड हैं, उस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है. तो आप देखिए इसमें A
एक वैलियम एक ट्रैंक्विलाइजर होता है, तो ए जाएगा आर में, बी इस तरह से। ये एक मैचिंग का एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो बस इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैलियम है वो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर में, जो मॉर्फिन है वो जाएगी एनालिसिस में, जो नॉरेथिंड्रोन है ये जाएगा एंटी फर्टाइलिटी में, और जो विटामिन B12 है ये जाएगा परनीसियस एनीमिया के केस में। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लोगे। देन फिर ये एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, BOD इज द, ये असर्शन रीजन टाइप का, BOD इज द पैरामीटर दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बेसिस पर ही हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इसमें एक्वेटिक लाइफ, जो मरीन लाइफ है वो होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर मान लो BOD बहुत हाई है तो फिर तो वहां पे कोई जिंदा रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कैसे वो उनका ब्रीदिंग कैसे होगी, है ना। देन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD इज 6.5 ppm। तो जो आपका इसमें है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो 2 तो फॉल्स है, इसका मतलब आंसर 1 ही लगा दो। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD इज 6.5 ppm, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पहला तो ठीक है, तो ये उसी चैप्टर से है जो चैप्टर ज्यादातर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर्स भी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेने चाहिए। बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट, उसमें है क्या, बड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। पोर्टेबल वाटर में फ्लोरीन कितना होना चाहिए, अरे भाई जान लोगे तो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा ही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड से केवल 1 डिग्री अमाइन्स बनते हैं। अब आप देख लो इसमें कौन सा है 1 डिग्री। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, तो एक ये 1 डिग्री है, फिर एक ये है, ये एरोमेटिक अमाइन है। तो एरोमेटिक अमाइंस तो इससे बनते नहीं है गैब्रियल थैलामाइड से, तो केवल 1 डिग्री वाले बनेंगे, और एरोमेटिक जो इसमें दिया हुआ है वो हटा दो, बाकी के जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं वो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका एक और है ये क्वेश्चन, डाइओजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कलर डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेप्थॉल इन द NaOH। तो आपने इसमें क्या देखना है, देखना यह है कि इनमें से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कौन सा है। जो एरोमेटिक हो और प्राइमरी हो वो कलर देते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है। एरोमेटिक होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो आप देखो जरा, तो इसमें ये लास्ट वाला ही है बस केवल, बाकी सब में तो इस तरह की सिचुएशन है नहीं। पहला वाला जो है वो 2 डिग्री है, दूसरा वाला 3 डिग्री है, तीसरा वाला 1 डिग्री है, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर उसमें नहीं है। तो लास्ट वाला इसमें ऑप्शन है जो एनिलीन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। एनिलीन जो है ना बीटा नेप्थॉल के साथ कलर देगा। एनिलीन का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट, एनिलीन का डाइजोनियम सॉल्ट ये देगा, मतलब कि N2+Cl- जिसमें आ जाता है उस तरह का, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा थर्ड वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें बनेगा, लेकिन उसका जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो बीटा नेप्थॉल के साथ कलर नहीं देता है। बीटा नेप्थॉल के साथ कलर देने वाला कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो आप समझ लो एनिलीन होगा या एनिलीन का डेरिवेटिव होगा, ऐसा समझ लो। एनिलीन और द डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन गिव कलर विद द बीटा नेप्थॉल, ऐसे आप समझ लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है एनिलीन के ऊपर। देन आपका एक और आया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचुरल जो माइंड है वो करेक्ट ढूंढता है,
जो हम सोच भाई हमें तो करेक्ट बताना है, तो करेक्ट नहीं पूछ रहा है, कहता भाई इनकरेक्ट क्या है। तो देखिए Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये तो ठीक है। RuO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रुबिडियम का डाइऑक्साइड है, होगा भाई, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। VOSO4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो VOSO4 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी वनाडियम की, वो क्या हो गई, वो +4 हो गई, तो वनाडियम +2 में जाएगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन, नहीं गलत हो गया, क्योंकि वनाडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है, वनाडियम या तो +5 में स्टेबल होता है या +2 में होता है, तो +2 में जाएगा ये, तो +2 में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं हुआ। रूबी अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 3+, हाँ ये एक इंफॉर्मेटिव है, जैसे इनऑर्गेनिक का नेचर है, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती हैं, उसमें कोई रूल कोई कॉन्सेप्ट वगैरह का एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। रूबी आप जानते हैं, रूबी एक स्टोन होता है, तो रूबी का जो कलर है स्टोन का, पत्थर का, वो किस वजह से होता है, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो ये कोबाल्ट आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उसी से उसका जो लस्टर है, कलर है, वो बनता है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये। और अभी इसमें मैं देखता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चन है जो 12th के पार्ट का है। अच्छा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन, ये आपका आ गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्सेस कितना है ये निकालना है, FeCl42 नेगेटिव, मैं एक आपको निकाल के बता देता हूँ। तो वैसे तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपने फाइंड आउट करना होता है और उसी के बेसिस पर आप आंसर आगे करते हो। तो ये जो आपका इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये बेटा, ठीक है। तो इसमें कई बार आपकी कंफ्यूजन होती है कि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। FeCl42 नेगेटिव सबसे पहला है, दैट इज the FeCl42 नेगेटिव। तो अब आप जरा चेक करो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो X - 4 इज इक्वल टू -2, तो +2 का आयरन है, इसमें जो आयरन है वो +2 का है, और +2 का मतलब ये हुआ कि ये 3d6 है, 3d6 है, ठीक है। तो अब इसमें आप जरा चेक करो, क्योंकि Cl जो है एक वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड होने की वजह से इसमें पेयरिंग ये नहीं कराएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया, D6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका आ गया 3D के बाद आ गया 4s, तो 4s के बाद आ गया 4p, और 4p के बाद आएगा D, जब 4D आएगा वहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड दिस वे this will show okay sp3 only, only 4 ligands are there, so up to this level only, so this is the sp3 complex, yes, right, and because the 4 electrons are unpaired, therefore spin only magnetic moment, that is magnetic moment here will be equal to under root n, that is 4n plus 2 means 4 plus 2, and unit is Bohr's magneton. So this is under root 24, so that is approximately 4.9 bm। तो अब इसमें 4.9 bm वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, तो 4.9 वाला एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है पहला, तो पहला ही करेक्ट हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। देन आपका है ये अल्फा सल्फर बीटा सल्फर S2 फाइंड हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक। तो मैं आपको बता दूं इसमें कि अल्फा फॉर्म हो बीटा फॉर्म हो जो भी हो,
जितने भी सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, S2, S4, S6, S8, etc., etc., etc. Among all the allotropic forms of sulfur, this is only the S2. This is the only S2 which is paramagnetic in nature. Otherwise, all the allotropic forms of sulfur are strictly diamagnetic in nature. This is only S2 which is paramagnetic. Okay, and this is like O2, diatomic. O2, diatomic sulfur, same group, and that is why their magnetic behavior is also same, right? Okay. Then now it is, the another question. So एक ये सवाल है 1.86 gram of aniline is converted into acetanilide with 90% efficiency. Mass of acetanilide formed is. तो इसमें एसिटानिलाइड जो टर्म यूज किया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल टर्म आप लोगों के लिए हो गया, क्योंकि आयुपैक नेम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा जिसको पता होगा वही ये बना पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन अदरवाइज तो इजी है। अगर किसी को एसिटानिलाइड नहीं मालूम है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज तो ये स्टोइकियोमेट्री का अच्छा सवाल है जो आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये एनिलीन और एसिटानिलाइड से संबंधित था, इस वजह से मैंने इसको क्लास 12 में डिस्कशन करना इसका ठीक समझा। अदरवाइज as far as the concept is concerned, they are all from the 11th class, the stoichiometry concepts, right? So I'm just showing you this question, that aniline and how it converts into. So aniline is, this is the aniline, और एसिटानिलाइड मैं इसको PH लिख दूं तो शॉर्ट में एसिटानिलाइड जो होता है बेटा वो ये होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। डेटा इसमें क्या दिया हुआ है, डेटा इसमें दिया हुआ है कि 1.86 ग्राम था ये, ठीक है, 1.86 ग्राम था और 90% कन्वर्ट हुआ है। तो मास ऑफ दिस, तो ये कह रहे हैं कि x इंटू 10 टू द पावर -2 है, x इंटू 10 टू द पावर -2 है। तो x बताना है कि x क्या है, ठीक है। तो अब तो सवाल समझ आ गया, क्लियर हो गया क्या है क्या। तो इसमें नंबर ऑफ मोल आप फाइंड आउट करो, तो मोलर मास इसका पीएच NH2 का कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.86 डिवाइडेड बाय 77, तो बेंजीन रिंग का हो गया ना बेटा, और प्लस ये 14 और प्लस 2 16, तो ये इसका हो गया, दैट इज 83 और 93। तो 93 इतना मोल ये है, इतना मोल ये है, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा। तो 1 मोल का 90% कर दो, तो ये कितना बनना चाहिए फिर, तो ये बनना चाहिए कि इसमें आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनफैक्ट ये आपका बन गया 1.86 डिवाइडेड बाई 93 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1.8। ओके, सो (1.8 into 10 to the power -2 moles it will produce। तो ये इतना ग्राम ये कह रहा है, ग्राम निकालना है, तो ये इसका मोल है, दिस मच ऑफ मोल्स। तो इसके इतना मोल है, तो ग्राम कितना होगा, तो देयरफॉर दिस इज 1.8 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो मोलर मास है वो सारा का सारा रख दो यहाँ पे। तो ये 77 हो गया बेटा, ये 15 हो गया, प्लस
CO 12 और 16 28 हो गया, और प्लस NH2 14 हो गया। इतना, ये इतना और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम, ये हो गया। सो दिस मच मोल it is converting by 90%. So this much mole and then this. So this is the answer. So x value, your x value will be this. Your x is from here to here. This is your x. ये x आपका आ गया, ठीक है। So freezing point of this is this. If 10 gram of C4H10 is mixed with 200 gram of this, calculate freezing point of the solution. तो ये solution का बड़ा आसान सा सवाल है जिसमें सभी कुछ दे रखा है उन्होंने। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM लगाओगे, I की वैल्यू 1 कर दो, बिकॉज C4H10 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो कि डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी, एसोसिएट भी नहीं होता है। वैल्यू डाल दो और इसमें और तो कुछ नहीं करना है। मोलालिटी गिवन मास इसमें दिया हुआ है 10 ग्राम, मोलर मास इसका आप निकाल सकते हैं 58 होगा। तो बस इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो ट्रिक रिक्वायर्ड, सिंपल वैल्यू डालनी है, डेटा डालना है, आंसर निकल आएगा। अब एक आपका ये सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फाइंड चेंज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस Mn2 प्लस, RT डिवाइड बाई F की वैल्यू दे रखी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो इतने से इतना चेंज हो रहा है तो कैसे होगा? तो ठीक है, इसमें KMnO4 को जब आप pH चेंज करते हो तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको कैसे आप समझोगे? देखो ये मैं इसमें ये बता देता हूँ, ये मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है बेटा, इसमें ये क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। तो H प्लस का इसमें क्या रोल है वो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का भी है। मतलब इसमें आपको MnO4 जो एक वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका एसिडिक मीडियम में कैसे आप रिएक्शन करते हैं, तो दिस इज यू नो the 8H plus 5 electron, it converts into Mn2 plus 4H2O plus 4H2O, इस तरह से आप करते हो, ठीक है। अब इसमें जो अप्लाइंग द नल्स इक्वेशन, जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल माइनस, इसमें RT डिवाइड बाई F की वैल्यू हमको दे दी गई है। तो मतलब कहने का ये होता है 2.303 RT डिवाइडेड बाई 5 इंटू F, N की वैल्यू 5 है यहाँ पे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस, और जो आपका H प्लस की पावर्स लगी हुई हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस पावर 8, ठीक है। ये ऐसा आपका बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको आप यूज कर लो। वैल्यूज इसमें जो हमें दी हुई हैं वो है, अच्छा ये सारा 1 दे दिया, ये 1 दे दिया, तो वैल्यूज में डाल के इसको एक बार रख रहा हूं, और ई नॉट की वैल्यू भी ई नॉट ऑफ फाइंड चेंज इन दिस, चेंज इन द ई नॉट,
तो चेंज इन द ई नॉट बस बताना है। चेंज, सो दिस इज आपका ये ई नॉट सेल माइनस 2.303 डिवाइडेड बाई 5 और आर टी बाई एफ की वैल्यू इसमें दे रखी है इन्होंने 0.059, मैं वही डाल दे रहा हूँ 0.059 और लॉग यहाँ पे जो रह जाएगा वो सिर्फ ये रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा और कोई लॉग की वैल्यू रह नहीं जाएगी। तो ये आपका आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.059 डिवाइडेड बाई 5 और ये यहाँ पर आ गया माइनस लॉग h प्लस टू द पावर 8 बिकॉज log 1 upon x is minus log x। तो माइनस लॉग ऑफ h प्लस इज द ph नथिंग एल्स। ठीक है, तो h प्लस की जो वैल्यू है वो इन्होंने कहां से कहां पहुंचाई है, 1 से 10 टू द पावर माइनस 4 पहुंचाई है। तो एक बार आप इसमें 1 डालो और एक बार इसमें 10 टू द पावर माइनस 4 डालो और डिफरेंस निकाल लो। तो ये एक बार आपका आया ई नॉट सेल माइनस ये वाली वैल्यू बेटा, और यहां पर माइनस लॉग ऑफ h प्लस, तो लॉग 1 इज 0। तो एक बार तो आपका ये जैसे 1 डालोगे तो 1 टू द पावर 8 तो कुछ होता नहीं है, तो ये हो गया माइनस 8 लॉग h प्लस, और इसमें जब वैल्यू 1 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया केवल ई नॉट सेल के बराबर कब, when concentration of H plus is 1। ओके, एक तो ये आ गया। अब दूसरी वैल्यू डालो, तो दूसरी वैल्यू जब आप डालेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस ये वाली वैल्यू और 8 माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4 है ना। ये 8 ये मैं ऐसे लगा दूं, बल्कि ऐसे लगा दूं तो ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस और ये लॉग 10 टू माइनस 4 माइनस 4 4 हो गया, तो दिस इज नाउ 2.303 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई में आ गया 32, बिकॉज ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये अब आपका जो डिफरेंस है इसको आप कह दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप कह दीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो डिफरेंस आने वाला है, देयरफॉर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस आया वो आपका आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका डिफरेंस आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा था।
So this is like this. तो अभी और कोई क्वेश्चन है क्या 12th का? आई एम जस्ट लुकिंग ऑन इट, द क्वेश्चन पेपर विच आई हैव. एक और है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया. इसमें टी हाफ गिवन है, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एट 9 आवर. तो टी हाफ दिया हुआ है और 9 आवर पे कितना बचेगा फ्रैक्शन, वो हमें बताना है. ठीक है. log 2 की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने. तो ये तो आसान है बिल्कुल, मतलब इसमें फर्स्ट ऑर्डर में वैल्यूज ही डालनी है बस केवल आपने, तो आ जाएगा. सब कुछ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है और फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 9 आवर्स. तो टी की जगह 9 आप डालोगे और हाफ लाइफ दे ही रखी है, तो हाफ लाइफ से आपका के की वैल्यू निकल आएगी 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ करके, है ना. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस वेयर देयर. ठीक है. और ये आपका मैंने डिस्कशन कर दिया, समझ में आ गया आप लोगों को. तो ये पेपर में कुछ बस इतना है कि कंप्लीट नहीं हमें मिल पाया है, तो हो सकता है कि कुछ एक और क्वेश्चंस हों जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया. तो दिस इज द लिमिटेशन, because we do not have the questions so that I can discuss with you. Okay, fine, there is no issue. I'll again discuss the next coming papers, and we will try our best to get all the questions so that we can discuss in full details. So just see all the things together. If you want to ask anything more, then come to us, contact us. Right? Okay. Bye everybody. All the best to all of you for your future preparation of JEE mains if somehow you could not score well right now. Okay? Thank you.